हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन। इसमें आज हम लोग 23 मार्च के द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आई होप आप लोगों को कल का न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल गया होगा। ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर। तो अगर जिसको कल का 22 मार्च को देखना है वो ऑलरेडी देख सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। लेट्स सी कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो द फर्स्ट न्यूज़, नॉट नॉट वेरी good news from the perspective of मिडिल क्लास फैमिली, एंड दैट इज अबाउट कि फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं और जिसको लेकर पार्लियामेंट में रकस क्रिएट हो गया। अब हम बात करें तो फ्यूल के प्राइसेस इस वजह से इंक्रीज हो गए, उसका रीजन ये है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए क्योंकि रशिया से बहुत फ्यूल आता है और रशिया से जब सैंक्शंस लग गया तो डिमांड बढ़ी। डिमांड उतनी ही है बट सप्लाई उतनी नहीं रही। जब सप्लाई उतनी नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं ना, जैसे कि मान के चलो अभी डिमांड इतनी है एंड सेम गोज विद दी सप्लाई। सप्लाई भी इतनी है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर सप्लाई कम हो जाए, लेट्स टेक सप्लाई कम हो जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि अगर सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे परचेजिंग पावर? जैसे मान के चलो मेरी मंथली इनकम 30,000 है एंड देर इज अनदर पर्सन जिसकी मंथली इनकम 60,000 है। अब 60,000 वाला अफोर्ड कर सकता है बट आई कांट अफोर्ड, तो मैं क्या करूंगा? कट डाउन करूंगा, है ना। और 60,000 वाला क्या करेगा? बिड हाई करेगा कि भाई हाइयर बिड करता हूं भाई मैं। अब ठीक है, पैसा करता हूं, अभी 40 रुपीज का मिल रहा है, मैं ऐसा करूंगा 60 रुपीज का खरीदने को तैयार हूं। बट आई कांट अफोर्ड ऑन दी 60 रुपीज पर लीटर। तो जिसके चलते प्राइजेस क्या हो गए? इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दी सप्लाई के कट डाउन के चलते। क्योंकि सप्लाई का कट डाउन हुआ क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत इंक्रीमेंट हुआ, जिसके चलते फ्यूल के प्राइसेस मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 80 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ। उसके साथ साथ जो आपका एलपीजी सिलेंडर है वो भी 50 रुपए महंगा हो गया। ओके, मूविंग फर्दर। सो श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। अब इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन रीजन क्या है? कोविड 19 है। बहुत बड़ा वन ऑफ द मेन रीजन इज कोविड 19। क्यों? कोविड 19 के चलते वहां पर टूरिज्म में रिस्ट्रिक्शन आया और मेजॉरिटी ऑफ दी जो देखा जाए, एक टूरिज्म जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है श्रीलंका की इकोनॉमी में, श्रीलंका की जीडीपी में। लेकिन उसमें इतना डाउनफॉल आ गया, कोविड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे थे, जिसके चलते क्या हुआ? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब कि एक तो जॉब्स तो गई कोविड 19 के चलते, जॉब्स के साथ साथ जो चीजें हैं, जो आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज हो गए। ओके, सो स्टैगफ्लेशन हमने पढ़ा था, याद करो। स्टैगफ्लेशन के क्या था? क्या अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो वो होता है स्टैगफ्लेशन। ओके, सो श्रीलंका में वही चीज हो रही है। श्रीलंका में बहुत हायर लेवल की हो रही है। इसी के चलते बहुत सारे जो श्रीलंकन बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट, और श्रीलंका का अगर आप मैप देखोगे ना तो श्रीलंका के जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका, जो इंडिया की तरफ है, वहां पर श्रीलंकन तमिलियंस रहते हैं। ठीक है, सिन्हालाज रहते हैं बेसिकली सेंट्रल श्रीलंका और सदर्न श्रीलंका में। लेकिन वही हम बात करें आपके नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहां पर क्या रहते हैं? श्रीलंकन तमिलियंस रहते हैं। और वो श्रीलंकन तमिलियंस क्या कर रहे हैं? अब इलीगल तरीके से इंडिया में आ रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि वहां पर एक तो जॉब्स नहीं है, दूसरा इसेंशियल गुड्स जो है, खाने के हैं और जो रहने के लिए सामान है, उनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वही बताया गया कि अराउंड 16 मेंबर्स ऑफ द श्रीलंकन तमिलियंस इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री ऑफ श्रीलंका। मूविंग फर्दर, सो एक रकस क्रिएट हुआ था आपके दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। रीजन ये था कि म्युनिसिपल के इलेक्शंस होने थे। ठीक है, जैसे कि मुंबई का देखोगे तो भीरान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके इलेक्शंस होते। तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेजर सिटीज का बहुत प्रोमिनेंस रखता है क्योंकि एक सिटी में एमएलए बहुत सारे हो सकते हैं, एक सिटी के एमपीज बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा काम होता है उस सिटी के डेवलपमेंट को लेकर, उस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ओके, सो अब बजट भी उनका बहुत ज्यादा होता है। तो और फॉर द डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है।
आपका चाहे वाटर को लेकर हो, चाहे आपका रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर हो। और जब हम दिल्ली की बात करें, अच्छा जब हम मेजर सिटीज की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, वो एक ही है। लेकिन वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले एक ही था, बट 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। एक बनाया था साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक बनाया था नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक बनाया था ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2012 में। लेकिन हुआ क्या कि अभी इलेक्शंस होने वाले थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। बीजेपी ने बोला कि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेट को हम एक्सटेंड कर देंगे। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो सारे यूनिफाइड हो जाए, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बने, एक अथॉरिटी बने। और इसी चीज को लेकर यूनियन कैबिनेट ने एमसीडी रीयूनिफिकेशन बिल को अप्रूव कर दिया। अभी इसको पार्लियामेंट में पास किया जाएगा इसको एक्ट बनाने के लिए, बट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एमसीडी रीयूनिफिकेशन बिल। सो एमसीडी मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट रीयूनिफिकेशन बिल, विच सेज कि नॉर्थ दिल्ली सॉरी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग एक कर देंगे और बनेगा क्या, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, अब इसका रीजन क्या है, बोला गया कि एक तो टेरिटोरियल डिवीजन सही तरीके से नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेरिटोरियल डिवीजन सही तरीके से नहीं है, जिसके चलते होता क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। और एक लार्ज एक ह्यूज गैप क्रिएट हो जाता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी में टू दीज कॉर्पोरेशन, जिसके चलते हम लोग चाहते हैं कि रीयूनिफिकेशन हो जाए फिर से, जो कि 2012 में डिसइंटीग्रेट हुआ था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मूविंग फर्दर, सो हरियाणा में फाइनली एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया। सो अपोजिशन ने इसका बहुत अपोज किया, बट फाइनली इसको पास कर दिया गया फ्रॉम द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स अबाउट द एंटी कन्वर्जन बिल। जैसे कि यूपी में पास हुआ, एमपी में पास हुआ, झारखंड में पास हुआ, वैसे ही अब कर्नाटक में पास हुआ, वैसे ही अब आपका हिमाचल में ही पास हुआ, वैसे ही अब उत्तराखंड में भी पास हो चुका है। अब मनोहर लाल खट्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उन्होंने खुद स्टेट किया है ये बिल जो है, ये बिल फियर क्रिएट करेगा अमंग दोज क्रिमिनल्स जो कि क्राइम कमिट करने की सोचते हैं टू कन्वर्ट रिलीजन ऑफ अनदर पर्सन टू डिफरेंट रिलीजन। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सो विल स्किप टू दी स्टेट न्यूज। सो यस, सो व्हाट हैपन, केरला गवर्नमेंट फाइनली फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है। एंड सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ मुल्ला पेरियार डैम, है ना। अब मुल्ला पेरियार डैम की हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि केरला गवर्नमेंट का ये कहना है इन दी सुप्रीम कोर्ट कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने चाहिए थे मुल्ला पेरियार डैम में, लेकिन उन्होंने नहीं किए। क्योंकि अगर हम बात करें अब जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे, जिसमें सिस्मिक डेटा सही तरीके से आता रहे, है ना। और ये रिकमेंडेशन डैम सेफ्टी एश्योरेंस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ने 30 इयर्स पहले दे दिए थे, लेकिन उन रिकमेंडेशन को अभी तक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नहीं माना और जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको इंस्टॉल नहीं किया। अब इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने का मतलब अगर हम बात करें तो मुल्ला पेरियार डैम देखा जाए तो इट्स लाइज इन दी सेस्मिक जोन 3। सेस्मिक जोन 3 का मतलब कि वहां पर चांसेस है कि अर्थक्वेक आ सकता है, वहां पर चांसेस है कि वहां पर आपका अर्थक्वेक आ सकता है, वहां पर चांसेस है कि फ्लड आ सकता है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि आपका वॉट वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, मानसून बहुत ज्यादा आता है केरला में। सबसे अगर इंडिया में सबसे पहले अगर किसी स्टेट में मानसून एंटर करता है तो केरला है। तो ज्यादा पानी भरने से मुल्ला पेरियार डैम ज्यादा फिलअप हो सकता है और बांध टूट भी सकता है। ओके, और जिसके चलते बहुत ज्यादा आपकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है केरला की उसको अफेक्ट होना पड़े। इसी के चलते इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कि भाई रीडिंग होती रहे टाइमली तरीके से, पहले ही पता लग जाए हमें कि अगर कोई दिक्कत है तो इसी चीज को लेकर तमिलनाडु ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना जो कि आपका डैम सेफ्टी अश्योरेंस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ने दिया था 30 इयर्स पहले। इस चीज को लेकर केरला गवर्नमेंट कहां चली गई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई है शिकायत करने के लिए। मूविंग फर्दर, हाँ आज 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। टुडे इज 23rd of March and on this day we basically we
रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ शहीद भगत सिंह। ओके, तो आज शहीद दिवस मनाते हैं। ओके, एंड आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी विथ राजगुरु, एंड देर इज वन मोर पर्सन, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द, या राजगुरु थे, और एक राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ थर्ड पर्सन, कि वो थर्ड पर्सन कौन थे। ओके, चलो, सो विल मूव टू द एडिटोरियल पार्ट। सो आज का दिन याद जरूर रखना, शहीद भगत सिंह। और इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपका सॉरी, कि आपका क्योंकि अब जो पंजाब के अभी रिसेंटली वो हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो ली है, उन्होंने ओथ ली है भगत सिंह के गांव में, जिसके चलते बहुत ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो यस, सो विल मूव टू दी एडिटोरियल पार्ट। तो आज 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द फर्स्ट वन, अ ब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, एंड द सेकंड वन, इट्स अबाउट द नीडेड एंड इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। अच्छा, आपको एक काम करना है, आपको जो रिमेनिंग 2 लोग हैं, आपका एक तो अब मुझे याद आ गया, एक तो आपका सुखदेव है, दूसरा भगत सिंह है, एंड थर्ड वन इज राजगुरु। ओके, सो ये तीनों जो हैं के बारे में आपको लिखना है इन द कमेंट बॉक्स, कि क्यों, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कि इनको हैंग किया गया था बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। इन्होंने ऐसा क्या किया था, इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगा था, और रियलिटी में जिनको ये मारने जा रहे थे ना, उन पर्सन को, वो रियलिटी में पर्सन थे भी नहीं, उन्होंने गलती से किसी और पर्सन को मार दिया था। ओके, सो उस पर्सन का नाम एंड द रीजन बिहाइंड कि उनको हैंग क्यों किया गया। इन्होंने एक जगह बॉम्ब भी फोड़ा था, जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट रखता है। सो एडिटोरियल पेज पे 2 एडिटोरियल है, बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक एडिटोरियल, उसको अपन डिस्कस करेंगे। चलो, द फर्स्ट वन एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग वन एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द ब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। पढ़ने वाले हैं, देखो है क्या हुआ क्या। जब कोविड 19 बिल्कुल अपनी हाइट पे था, मतलब अक्टूबर 2020 की बात करें, तब उस समय सेकेंड वेव भी आ रही थी, है ना। तो सेकेंड वेव 2021 में आई, लेकिन 2020 में एक 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 फियर आ गया था कोविड 19 को लेकर, और लोग बहुत डर गए थे। फर्स्ट वेव कम हुई थी, एक छोटा सा गैप आया था, जहां पर केसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे अक्टूबर 2020 में। तब साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, प्रपोजल दिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, कि भैया जो आपके कोविड 19 के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर पेटेंट वेव ऑफ कर देना चाहिए फॉर नियरली 3 मंथ्स, 3 इयर्स, जो कि उनको पेटेंट राइट्स मिलते हैं अंडर दी ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब क्या है, इट्स दी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रिप्स है, ट्रिप्स इज इट्स एन बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स, बता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, जैसे कि इंडिया में क्राइम को लेकर पनिशमेंट कहां दी है, आईपीसी में, प्रोसीजर कहां दिया है, सीआरपीसी में, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपी के राइट्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट के राइट, पेटेंट के राइट, ट्रेडमार्क के राइट, आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के राइट, इंटरनेशनली कहां दिए हुए हैं, ट्रिप्स में दिए हुए हैं। तो इट्स ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने प्रपोजल रखा था इन दी मिड ऑफ अक्टूबर 2020 इन फ्रंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, कि भाई ट्रिप्स के अंदर जो राइट मिल रखे हैं कोविड 19 के प्रोडक्ट्स को, वो 3 साल के लिए वेव ऑफ कर देना चाहिए। ओके, अब उनका कंटेंशन क्या था, ठीक है, उनका कंटेंशन दोनों नेशन में, साउथ अफ्रीका और इंडिया का कंटेंशन ये था कि भाई आईपी लॉस को अगर आप वेव ऑफ नहीं करोगे, तो टाइमली और अफोर्डेबल प्राइजेस पर कोविड 19 वैक्सीन और कोविड 19 मेडिसिन और कोविड 19 इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे अभी डेथ जो हो रही है कोविड 19, उस समय जो डेथ जो हो रही थी कोविड 19 से, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देखा जाए तो 18 महीने पूरे हो चुके हैं जब से प्रपोजल प्रेजेंट किया गया, और इन 18 मंथ्स में 164 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, जिसमें से 63 मेंबर्स, 63 डेवलपिंग कंट्रीज ने
को स्पॉन्सर बन गई इस प्रपोजल का, और 44 कंट्रीज ने सपोर्ट किया इस प्रपोजल का। लेकिन तब भी ये प्रपोजल पास नहीं हुआ डब्ल्यूटीओ से। इवन यूएस ने भी इसका सपोर्ट किया। यूएस ने भी सपोज किया, पहले अपोज कर रही थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो उन्होंने फिर इस चीज का इन्होंने फेवर किया कि ठीक है, फॉर दी आपका उसके लिए, फॉर दी बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट एट लार्ज, हम जो है कोविड-19 के लिए आईपी लॉस को 3 साल के लिए वेव ऑफ तो कर ही सकते हैं। इस प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन देखा जाए तो ये स्टैंड जो है एडवांस कंट्रीज का, ईयू ने बहुत अपोज किया इस चीज का, यूरोपियन यूनियन ने, यूएस ने बहुत अपोज किया। लेकिन देखा जाए तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने जो अपोज किया है इस चीज का, ये कोई चौंकाने वाला या कोई सरप्राइजिंग स्टेप नहीं था। इन्होंने पास्ट में भी ऐसी स्टेप्स लिए हैं। इन्होंने पास्ट में ही बोला है कि भाई आईपी लॉज एनी डे सुपीरियर है ओवर दी पर्सन्स लाइफ, है ना। इनका ये हमेशा से स्टैंड रहा है, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं रहा। और ऊपर से ये बताया गया कि अगर हम आज की बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में अराउंड 14% ऑफ द पॉपुलेशन को ही सिर्फ सिंगल डोज लगा है अभी। स्पेसिफिकली अगर हम अफ्रीकन नेशन और साउथ अमेरिकन नेशंस की बात करें, इन कंट्रीज की बात करें जहां पर लो इनकम कंट्री, जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं, लाइक घाना हो गया, आपका जिम्बाब्वे हो गया, इन कंट्रीज में युगांडा हो गया, ओके, आपका आपका सूडान हो गया, तो इन कंट्रीज में ना, जो कि लो इनकम कंट्रीज है, इन कंट्रीज में से 14% से भी कम पॉपुलेशन को सिंगल डोज लगा हुआ है। तो अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आपका आईपी लॉस को, पेटेंट लॉस को वेव ऑफ कर दे 3 साल के लिए, जिससे अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना सकती हैं और सप्लाई कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज को। लेकिन यूरोपियन यूनियन इस पे एग्री नहीं किया। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि देखो हमारे पास एक और रास्ता है। उन्होंने एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने बोला क्यों ना हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग के स्टेप को फॉलो करें। अब सबसे पहले कंपलसरी लाइसेंसिंग समझो। कंपलसरी लाइसेंसिंग होती क्या है? देखो, इंडिया में कंपलसरी लाइसेंसिंग है। इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई मेडिसिन बनी, लेट्स अभी हुआ था जैसे कि एंटी कैंसर मेडिसिन बनी, ठीक है। अब एंटी कैंसर मेडिसिन बन गई और वो एक जो मेडिसिन किसने डेवलप करी? कोई फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल के कंपनी ए ने एंटी कैंसर मेडिसिन बना ली, ओके। अब वो मेडिसिन बन गई। अब वो कंपनी चाहे ना, उसको पेटेंट राइट्स मिल गए। अब वो कंपनी चाहे ना, वो किसी भी प्राइसेस पर, चाहे उस मेडिसिन को बनाने का प्राइस 10 रुपए हो, तो वो चाहे 10 लाख रुपए में भी वो बेच सकता है, वो मेडिसिन बेच सकता है। और वो उसके पास ही राइट रहेगा फॉर दी 20 ईयर्स, और एक्सटेंड भी हो सकता है फॉर अनदर 20 ईयर्स अगर मॉडिफिकेशन लेके आता है उसमें। तो ये होते हैं पेटेंट राइट्स। तो इसमें क्या करती है, अब मान के चलो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि देखो नहीं भाई, इंडिया में बहुत लोगों को कैंसर होता है और मेजोरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती 10 लाख रुपए का मेडिसिन, है ना। तो वो क्या करेगा? कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या करेगा? एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर देगा, एक राइट प्रोवाइड कर देगा कि भैया आपको पेटेंट लॉस को अडर नहीं करना है और आप अफोर्डेबल प्राइजेस पर वही फॉर्मूले के साथ एंटी कैंसर मेडिसिन बनाओ। और 2 कंडीशंस होती तो 3 कंडीशन है कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए। पहली कंडीशन होती है कि जिस कंपनी को पेटेंट राइट्स मिले हैं वो पब्लिक की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, पहला। दूसरा, अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को वो चीज नहीं मिल रही हो जो कि पब्लिक को बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, कि वो जो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो इंडिया में डेवलप ना हुआ हो। तो अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है ना। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग ये है। इंडिया में कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। पेटेंट राइट्स को भी इंडिया फॉलो करता है, आईपी लॉस को इंडिया फॉलो करता है, लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट रिच एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दी हाईली हाईली प्राइसेबल मेडिसिन और वैक्सीन, ओके, जिसके चलते इंडिया में प्रोविजन है। और वही यूरोपियन यूनियन ने प्रपोजल दिया कि क्यों ना कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन लेके आए, है ना। और इस प्रपोजल को फिर यूएस ने ही बोला कि हाँ ये प्रपोजल अच्छा है, वेव ऑफ नहीं करते, और कंपलसरी लाइसेंस पे सब लोग एग्री कर गए। इवन इंडिया और साउथ अफ्रीका भी एग्री कर गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कंपलसरी लाइसेंस को लेकर, यहां पर बताया गया। देखो, हम बात करें तो
कंपल्सरी लाइसेंसिंग समझ तो लिया अपने कल से, कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती क्या है, ठीक है, तो ये यहीं पर समझाया गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती क्या है। लेकिन ऑथर ने बोला कि ये जो क्वाड सोल्यूशन है, क्वाड सोल्यूशन का मतलब क्वाड ग्रुप से मत आप कंफ्यूज हो जाना। क्वाड सोल्यूशन मतलब इंडिया, साउथ अफ्रीका, आपका यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। अब जो क्वाड सोल्यूशन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, ये देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द नेशंस में है ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ द नेशंस के पेटेंट लॉज में है ही नहीं। और इस चीज को यूरोपियन यूनियन ने समझा, और फिर यूरोपियन यूनियन ने बोला कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके लॉ के अंदर लेजिस्लेटिव लॉ के अंदर अगर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो आप कंपल्सरी लाइसेंस इशू नहीं कर सकते। नहीं, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी, आप जुडिशरी के प्रोनाउंसमेंट से भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकते हैं। ये चीज उन्होंने बोल दी कि भाई जरूरी नहीं है कि आपके पास कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन होना चाहिए आपके पेटेंट लॉज के अंदर, रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक पेटेंट लॉज के अंदर। नहीं, मान के चलो जैसे कंट्री है, कंट्री साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के लॉज के अंदर मान के चलो कि पेटेंट लॉज के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन ही नहीं है, फिर तो उस चीज को लेकर यूरोपियन यूनियन ने खुद बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और जुडिशरी खुद इशू कर सकती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन, और उस चीज को मान लिया जाएगा। अब ऑथर का कहना है कि ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने यह समझाया कि क्वाड जो है, इस क्वाड सोल्यूशन में बताया गया कि कौन सी कंट्री एलिजिबल है टू गिव द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो यहां पर क्वाड ने बोला कि एलिजिबल मेंबर्स वही होंगे जो कि एक तो डेवलपिंग कंट्री होने चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री जिसने 10% से भी कम वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है। मतलब अगर उसने 100 वैक्सीन बनाई है, अगर 100 वैक्सीन में से उसने 11 वैक्सीन अगर एक्सपोर्ट करी हैं, तो वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला सोल्यूशन अडॉप्ट नहीं कर सकता, कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं दे सकता। हाँ, जो डेवलपिंग कंट्री है जिसने 100 वैक्सीन बनाई हैं लेकिन उसमें उसने सिर्फ 9 से भी कम वैक्सीन, मतलब 10% से भी कम वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को अडर कर सकता है। तो इससे एक बात तो कंफर्म होती है कि जो डेवलप्ड नेशन है, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन के नेशंस हो गए, वो लोग कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू नहीं करेंगे। और दूसरा, देखा जाए ऐसे स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, जो कि फार्मास्यूटिकल मार्केट इसका एक्सपेंड होता जा रहा है, वो भी एक्सक्लूडेड है। लेकिन इंडिया के लिए कोई खराब बात नहीं है, इंडिया एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करता है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ अभी तक 2% ऑफ द वैक्सीन को ही एक्सपोर्ट किया है। अब लेकिन ये स्टेप लाने का रीजन क्या था? ऑथर का कहना है वन ऑफ द मेन रीजन टू ब्रिंग दिस स्टेप इज टू रिस्ट्रिक्ट द चाइनाज एक्सपेंशन पॉलिसी, और टू रिस्ट्रिक्ट द चाइनाज सॉफ्ट पावर, क्योंकि चाइना ने बहुत वैक्सीन बना ली है। लेकिन ऑथर ने इसका इस चीज का काउंटर भी किया, ऑथर ने बोला देखो चाइना को अब जरूरत नहीं पड़ती, चाइना ने खुद इतनी वैक्सीन बना ली है कि चाइना को डोमेस्टिक यूज के लिए जरूरत तो है नहीं, तो चाइना एक्सपोर्ट ही करेगा, है ना। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोला। फिर आगे आगे खुद ऑथर ने बताया है कि बाकी और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। देखा जाए तो ट्रिप्स एग्रीमेंट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31 क्लॉज एफ, एंड आर्टिकल 31 क्लॉज एफ सेज कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू जो वैक्सीन बनती है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन फॉर दी कोविड 19 एंड फॉर दिस सोल्यूशन, फॉर दिस कोविड 19 वैक्सीन और मेडिसिन, हम लोग एक्सेप्शन डाल देते हैं आर्टिकल 31 एफ में कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आप जो वैक्सीन बनती हैं उसको भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। रियलिटी में अगर देखा जाए ऑन दी पेपर, ट्रिप्स एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 31 क्लॉज एफ है वो बैन करता है कि आपने कंपल्सरी लाइसेंसिंग से जो वैक्सीन बनाई है आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन जो क्वाड का सोल्यूशन है, क्वाड मतलब चारों नेशन ने मिलकर बोल दिया कि ठीक है, डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स एग्रीमेंट का आर्टिकल 31 क्लॉज एफ है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसमें डाल देंगे कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग से भी आप जो मेडिसिन या वैक्सीन बनती है उसको एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस डाली हैं। एक तो कंडीशन ये समझ में आ गया कि भाई ये नेशन ही कंपल्सरी लाइसेंसिंग अपने कंट्री में एप्लीकेबल करा सकते हैं, लेकिन और भी कंडीशंस डाली हैं। कंडीशन और क्या है? देखो, पहली कंडीशन जो यहां पर डाली है उन्होंने, ऑथर ने, उन्होंने ये बोला है कि पहले होता क्या था कि पहले लाइसेंसी को पैसा तो मिल जाता था, है ना, मतलब सॉरी, जो लाइसेंसी है मतलब जिसको लाइसेंस मिला, जिसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिली, उसको पूरा नोटिफाई करना पड़ता था कि हम इतनी क्वांटिटी और इतना एक्सपोर्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रिप्स प्रोविजन। सॉरी, जस्ट मेक इट क्लियर वंस मोर। सो पहले क्या था कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि जिसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिल रखी है कि वो नोटिफाई करे कि उसको
इतनी वैक्सीन उसने बनाई है, मैन्युफैक्चर करी है, या इतनी वैक्सीन उसने एक्सपोर्ट करी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, अगर देखा जाए ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात की जाए, तो कंपनी ए को कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिल रखी है, तो कंपनी ए को कोई नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा किसी को कि हमने कितनी बनाई और कितनी भेजी। लेकिन अंडर दिस सोल्यूशन, अंडर दिस कंपल्सरी लाइसेंसिंग, यहां पर हर लाइसेंसी को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा कि उसने कितनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया और कितनी वैक्सीन उसने डेवलप करी है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अब ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग तब हेल्पफुल हो पाएगी जो जिनको पेटेंट मिल रखा है, मतलब जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन बना रखी है, वो फॉर्मूला शेयर करें। लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। जब आप फॉर्मूला ही शेयर नहीं कर रहे हो फॉर मेकिंग दी वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन, तो फिर कैसे जो पर्पस है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, या जिस पर्पस से आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग लेके आए थे कि बहुत सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, वो फुलफिल कैसे होगा? तो ये दो कंडीशन जो लगाई गई है ना, रियलिटी में तीन कंडीशन है। एक तो मेंबर्स वाली, कौन कंपल्सरी लाइसेंस इशू करेगा। दूसरा कि यहाँ पर लाइसेंसी को पूरा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कितनी उसने डेवलप करी है, कितनी उसने एक्सपोर्ट करी है। और तीसरा ये वाला ईयू वाला, कि भाई उसको बताना पड़ेगा कि उसको बताना पड़ेगा। और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि आपको रेम्यूनरेशन तो देना है, जिससे कंपल्सरी लाइसेंस, मतलब जिससे आप कंपल्सरी लाइसेंस लोगे उसको रेम्यूनरेशन देना है, लेकिन आपको उसको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ये है। फिर औदरा का ये कहना है कि देखा जाए तो अभी चाइना में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, पता नहीं थर्ड वेव या फोर्थ वेव आ रही है। तो अब एक फियर क्रिएट हो रहा है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में या लो इनकम कंट्रीज में, जहां पर वैक्सीन कम लोगों को लगी है, कि कोविड-19 फिर से ना उन लोगों को फैल जाए, वो कंट्रीज अफेक्ट ना हो। इस चीज़ को लेकर हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इंडिया को वैक्सीन और बाकी अदर नेशंस को भी वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट करनी चाहिए। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, एंड दैट्स अबाउट द नीड इन एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस। अब ये जो है ना एडिटोरियल, ये लिखा गया कि देखो, इस चीज से कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ, इसमें इस एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट है क्या। देखा जाए तो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं ना, तो राज्यसभा में हेड कौन है? चेयरमैन। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन इनको बताता कौन है कि भाई काम आपको ऐसे करना है, ये रिपोर्ट्स हैं, राज्यसभा में रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती हैं। राज्यसभा में पूरा प्रोसीजर होता है कि भाई ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल, है ना। तो सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताया गया कि देखा जाए राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट होते हैं ना, वो कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फंक्शंस इट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पार्लियामेंट्री फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट का फंक्शन हो गया, और आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, दीज आर दे डू परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। लेकिन अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेजिस्लेटिव सर्विसेज में लेके आ जाओगे, तो यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में। पार्लियामेंट का काम क्या है? कि पार्लियामेंट का काम है कि एक तरीके से ओवरव्यू रखे गवर्नमेंट के ऊपर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। लेकिन अगर गवर्नमेंट का ही मेंबर या एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर अगर लेजिस्लेटिव के काम में इन्वॉल्व दिखाने लगा, तो ओवरव्यू कैसे रख पाएगा? सो ये तो देखा जाए तो दिस विल क्रिएटिंग व्हाट? दिस विल क्रिएटिंग दी, दिस इज ब्रीचिंग दी व्हाट? सेपरेशन ऑफ पावर। यही बताया गया कि ये जो है ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच करता है। और वहीं अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में हमेशा से जितने भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं, वो सब सिविल सर्वेंट्स हुए हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव हुए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुए। लेकिन एक बार एक्सेप्शन हुआ था रिसेंटली, अभी पीपी के रामालोचार सॉरी रामाचार्यलू रामाचार्यलू को बनाया गया था सेक्रेटरी जनरल, जो कि सिविल सर्वेंट नहीं थे। वो राज्यसभा की सेक्रेटरीट में ही काम करते थे, और विद प्रमोशन उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। लेकिन उनको फिर निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राज्यसभा के सेक्रेटरीट को लेकर, आर्टिकल आपका 98 है। आर्टिकल 98 प्रोवाइड्स द सेपरेट सेक्रेटरीट फॉर द टू टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रिंसिपल, सबसे मेन प्रिंसिपल क्या बोलता है इस आर्टिकल का? इट सेज कि सेक्रेटरीट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का ही मेंबर अगर पार्ट बन रहा है, सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, तो फिर वो सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच करता है। ये चीज यहां पर समझाया गया। फिर लास्ट में ने यही बोला है कि ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए फॉर दी लेजिस्लेटिव सर्विसेज। जैसे कि एग्जीक्यूटिव सर्विसेज होती है ना, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, तो वैसे ही हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट और हाउस ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो सेक्रेटरीट जनरल होते हैं और सेक्रेटरीट होते हैं,
मेंबर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, उसके लिए इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस होना चाहिए। इसकी डिमांड बहुत उठ रही है। ये चीज़ यहाँ समझाया गया, ठीक है। बाकी पढ़ना जरूर, ये चीज़ बहुत पढ़ना, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ समझाया गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट रखता है आपका सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना राज्यसभा का, इज इक्विवेलेंट टू दी कैबिनेट सेक्रेटरी। उसकी पोजीशन के बराबर, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है, और वो गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के फंक्शन पे वो ओवरव्यू रखता है। तो आप ये समझो, आप मान के चलो आप एग्जाम दे रहे हो और आपके एग्जामिनेशन में आपका जो बड़ा भाई है वही इन्विजिलेटर हो, या आपके ऊपर केस चल रहा है ना, और केस में, उस केस में जो जज है वो आपका भाई हो या आपका कोई फैमिली मेंबर हो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जजमेंट इफेक्ट होगा। तो अगर राज्यसभा में और लोकसभा में, पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेटिव फंक्शन करती है, जिसका काम गवर्नमेंट के ऊपर ओवरव्यू रखना है, उसमें गवर्नमेंट का ही मेंबर अगर आ जाए, एग्जीक्यूटिव का ही मेंबर आ जाए, तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि सही तरीके से काम किया जा सकता है, या पार्लियामेंट सही तरीके से ओवरव्यू रख रही है। लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा में ऐसा कई बार हुआ है कि एग्जीक्यूटिव का मेंबर सेक्रेटरी जनरल नहीं बनता। 9 टाइम्स ऐसा हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो आपका सिविल सर्वेंट से नहीं, सिविल सर्विसेज से नहीं रहा, लेकिन राज्यसभा में हमेशा हमेशा रहा है। एक बार अपॉइंट किया गया था बाई दी वेंकैया नायडू, वाइस आपके चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, बट उनको गवर्नमेंट प्रेशर आया, और गवर्नमेंट प्रेशर के थ्रू उनको फिर निकालना पड़ा। फिर अभी पीसी मोदी हैं, तो पीसी मोदी सेक्रेटरी जनरल ऑफ दी राज्यसभा, जो कि सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर है। ये चीज यहां समझाई गई है, तो पढ़ना जरूर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस explain what national land monetization corporation is। देखो हुआ क्या, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाएंगे, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। और इस चीज का अनाउंसमेंट ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट की स्पीच में कर दिया था। एंड दिस कॉर्पोरेशन विल कैरी आउट द मोनेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीएसयूज की जो लैंड है, लैंड होल्डिंग है, सरप्लस लैंड होल्डिंग है, उनको मोनेटाइज करेगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है क्या, और वो क्या काम करने वाला है। देखो, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है एक फर्म की तरह काम करेगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से ओन करने वाला है इस चीज को। एंड दिस विल मोनेटाइज दी लैंड मतलब जमीन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एसेट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सॉरी यूनिट्स नहीं, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, आपका बीएचईएल हो गया, आपका बीएचईएल हो गया। तो इन सारे जो पीएसयूज हैं, एचपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो इन सारे पीएसयूज और गवर्नमेंट की जो जमीन है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, जैसे रेलवे की बहुत जमीन पड़ी हुई है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बहुत जमीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, बैरन लैंड है, कुछ नहीं होता उस पर काम, गंदगी फैल रही है उधर, तो उन लैंड को मोनेटाइज किया जाएगा। अब वो समझेंगे मोनेटाइज होता क्या है। उस लैंड को मोनेटाइज करना, ये काम होगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन का। ठीक है। फिर ऑथर ने बताया कि ये जो फर्म है, ये फर्म सेटअप किया जाएगा विद द शेयर कैपिटल ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज, विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 150 करोड़। इतना समझना नहीं है, बस इतना समझना कि 5,000 करोड़ रुपए की इस फर्म की वैल्यू होने वाली है। ओके। एंड फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि एनएलएमसी का काम यही होगा कि गवर्नमेंट और पीएसयू की जो सरप्लस लैंड है उसको होल्ड करना, मैनेज करना और मोनेटाइज करना, यही होने वाला है। और इसलिए बनाया गया था ये कि स्पीडी तरीके से जमीन जो है उसको मोनेटाइज किया जाए, और जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है उसको स्पीड अप तरीके से काम स्टार्ट हो जाए। ओके। ये चीज बोला गया। फिर आगे यही बताया गया कि इसके सेटअप होने से बहुत सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोकल इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है फॉर द पोटेंशियल इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इंक्रीमेंट होगा, जनरेट होगा। अब समझाएगा व्हाट डज मोनेटाइजेशन मींस, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। मान के चलो मेरे पास जमीन है एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मनु मिश्रा इज अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मेरे पास 10 एकड़ की जमीन है। अब 10 एकड़ में मैंने 5 एकड़ में एक इंडस्ट्री खोल रखी है, उस 5 एकड़ का यूज हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 5 एकड़,
उस 5 एकड़ में तो कुछ हो नहीं रहा। तो उस 5 एकड़ का यूज करवाना, उस 5 एकड़ से भी रेवेन्यू जनरेट करवाना, प्रॉफिट जनरेट करवाना, वो होता है मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब मोनेटाइजेशन कैसे होगा? प्राइवेट प्लेयर्स को आप लेके आ जाओ, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को आप ऐसे बोल दो कि फॉर द टाइमिंग आप ऐसा करो, आप इस जमीन लीज पे ले लो 10 साल के लिए। आपको यहां पर कुछ भी खोला, मैक भी खोलो, आप आपको यहां पर इंडस्ट्री खोला, इंडस्ट्री खोलो, लेकिन आप हमें पैसा देते रहो, ठीक है। तो दो मेथड्स होते हैं मोनेटाइजेशन के। पहला मेथड क्या होता है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना लो। इसमें कंपनी क्या करती है? कंपनी ओन करती है, ऑपरेट करती है सारे लैंड एसेट्स को, सारे फंड्स को रियल एस्टेट के। एक तो ये मतलब आप प्राइवेट प्राइवेट को पूरा सब कुछ दे दो, या प्राइवेट को नहीं दो तो आपने एक फर्म को बोल दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बोल दिया कि देखो अगर किसी को जरूरत है तो दे दो, नहीं है जरूरत तो मत दो, है ना। और दूसरा तरीका होता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मतलब आपने कुछ ऐसा बनाया जिसमें पब्लिक का भी फायदा हो रहा है, जिसमें आप प्राइवेट भी प्रॉफिट कमा रहा है और पब्लिक को भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब पीपीपी मॉडल जैसे आप हाईवेज बनाते हो, तो हाईवेज बनाना इज पीपीपी, इज ऑन द पीपीपी मॉडल। लेकिन मोनेटाइजेशन में पीपीपी मॉडल क्या होता है? जैसे कि मान के चलो आपने यहां पर कोई इंडस्ट्री खोली, अब इंडस्ट्री में जो रेंट आ रहा है वो रेंट किसको मिल जाएगा? गवर्नमेंट को मिल जाएगा। या मान के चलो कि पीपीपी मॉडल कैसा होगा? मान के चलो अपार्टमेंट बना दिए, अब अपार्टमेंट बना दिए, कॉस्ट किसका लगा? प्राइवेट प्लेयर का। जमीन किसकी थी? गवर्नमेंट की। अब 20 साल तक वो प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स जो एसेट बना वो एसेट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मोनेटाइजेशन होता है, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, बताया गया। फिर अब आगे ऑथर ने ये भी बोला है कि देखो 3 रीजंस होते हैं, इन 3 रीजन से आप एसेट को मोनेटाइज करते हो। पहला रीजन क्या है कि आपको नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता है, न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन मिल जाता है। कि मान के चलो भाई अब कोविड 19 है, कोविड 19 वैसी इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही थी, हमें रेवेन्यू की जरूरत थी, तो रेवेन्यू नया सोर्स जनरेट करने के लिए मोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। और नरेंद्र मोदी का प्लान भी है, प्राइम मिनिस्टर का प्लान भी है कि हम बाय द एंड ऑफ 2025 $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इस चीज पे जाने के लिए मोनेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब अनयूज्ड कैपिटल को यूज करवाना, उससे रेवेन्यू जनरेट करवाना। दूसरा जो है, दूसरा ये कि मोनेटाइजेशन जो है वो अनलॉक कर देता है व्हाट? पोटेंशियल ऑफ अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड एसेट्स को। जैसे कि रेलवे के प्लेटफॉर्म्स है, रेलवे के प्लेटफॉर्म्स है बहुत खाली होते हैं। अब उन प्लेटफॉर्म्स पे अगर मान के चलो छोटे छोटे आपके सबवे खुल जाए, या फिर अ, आपका बर्गर किंग खुल जाए, पिज्जा हट खुल जाए, तो एक तो प्राइवेट को भी फायदा हो रहा है और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि उस जगह से गवर्नमेंट को रेंट तो मिलेगा, है ना। और तीसरा जो फायदा होता है मोनेटाइजेशन का, कि हम लोग फ्यूचर एसेट क्रिएशन करते हैं। जैसे समझाया था अभी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने अपार्टमेंट बनाए, उन अपार्टमेंट में क्या होगा? 20 साल तक जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट फर्म निकालेगी, और 20 ईयर्स बाद वो जमीन, वो अपार्टमेंट जो है वो किसके पास आ जाएंगे? जो एसेट जो है, कैपिटल एसेट जो है, वो गवर्नमेंट के पास आ गए। सो बिकॉज ऑफ 3 रीजंस हम लोग, गवर्नमेंट जो है मोनेटाइज करती है। फिर आगे ऑथर ने बताया कि पॉसिबल चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले ऑथर ने यही बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। एलआईसी का आईपीओ एग्जाम पे दिया कि भाई हम लोग पहले सोच रहे थे कि एलआईसी का आईपीओ 60,000 करोड़ रुपीज को अचीव करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, जिससे जिससे स्टॉक मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। तो बहुत कम चांसेस है कि 60,000 करोड़ रुपीज रेज हो पाए एलआईसी के आईपीओ के थ्रू। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है कि बिडर को पता करना। अभी एयर इंडिया को जब बेचने की बात आई थी, तो बिडर मिला ही नहीं था कोई, है ना। तो बिडर फाइंड करना भी बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद बिडर मिल भी जाए, उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता। उसके बाद भी जो वो है कि गवर्नमेंट ट्रांसफर रेवेन्यू राइट्स करती है प्राइवेट प्लेयर्स को, आइडेंटिफाई करती है रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, लैंड मोनेटाइजेशन एसेट्स को, फिर आपका प्राइवेट प्लेयर्स को देखती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सेटअप करती है इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, ये सारी चीजें। तो ये चैलेंजेस गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे फॉर द मोनेटाइजेशन के लिए। मूविंग फर्दर on the national news. So, Akhilesh Yadav, the former chief minister of उत्तर प्रदेश, वो ऑलरेडी अभी यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़े हुए थे और जीत गए करल से, और वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आजमगढ़ से। लेकिन एक पर्सन एक ही हो सकता है, या तो एमएलए हो सकता है या एमपी हो सकता है, और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को होल्ड करके रख सकता है।
सो वही हुआ कि अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा की मेंबरशिप से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि BS6 व्हीकल्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, एंड BS6 लाइट व्हीकल्स एंड हैवी डीजल व्हीकल्स कैन बी यूज फॉर पब्लिक यूटिलिटी एंड एसेंशियल सर्विसेज। ये चीज उन्होंने बोल दिया। मूविंग फर्दर, सो फाइनली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि, सॉरी, यूजीसी ने बोल दिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर से, मतलब फ्रॉम दिस ईयर ओनली, जब से एडमिशन स्टार्ट होंगे, अब ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके स्कोर के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाएगा। ये चीजें यहां बताई गई हैं। मूविंग फर्दर, सो यूपीएससी बॉडी ने बोला है कि री एग्जामिनेशन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि जब 10th से लेकिन 16 जनवरी तक मेंस के एग्जामिनेशन थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो लोग क्वालिफाई तो कर गए थे मेंस के लिए, बट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन वो एग्जाम नहीं दे पाए, कोविड-19 इन्फेक्शन के चलते एग्जाम नहीं दे पाए। तो इस चीज को लेकर यूपीएससी ने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, एंड गवर्नमेंट के पास अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है कि क्या उनको मेंस एग्जाम फिर से लिखना चाहिए या फिर उनको फिर से एक चांस देना चाहिए, एक और अटेम्प्ट का चांस देना चाहिए। सो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्तली बैनेट, हो सकता है कि वो विजिट पर आए, और विजिट पे आने के साथ साथ वो FTA की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इजराइल इंडिया का हो जाता है तो इट विल ब्रॉडन द बास्केट ऑफ इंडिया इजराइल ट्रेड, एंड विच इज करेंटली डोमिनेटेड बाय व्हाट, डिफेंस, हाईटेक एंड एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन। देखा जाए तो इजराइल और इंडिया में सबसे ज्यादा अभी ट्रेड जो किस पे होता है, डिफेंस पे होता है, एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन पे होता है, और हाई टेक्नोलॉजीज पर होता है। मूविंग फर्दर, सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कल बात हुई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ, एंड उन्होंने सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ही बात किया, और दोनों कंट्रीज का यही कहना है कि सीज फायर हो जाना चाहिए ऑन द यूक्रेन रशियन वॉर। मूविंग फर्दर, सो एक रिपोर्ट आई है, एंड रिपोर्ट इट्स गिवन बाय द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज बिल्डिंग डिजिटल स्किल फॉर चेंजिंग वर्कफोर्स, एंड इसको प्रिपेयर किया गया बाय द अल्फा बेटा विच इज कमीशन बाय द AWS। बताया गया कि गवर्नमेंट को अराउंड 27.3 मिलियन वर्कर्स को, जो कि 7% कंट्री के वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है। ये चीज उन्होंने बोली है, मतलब गवर्नमेंट को डिजिटल ट्रेनिंग स्किल देना जरूरी है, ये रिपोर्ट में बताया गया, और गवर्नमेंट को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग देना चाहिए अगर जॉब्स दिलवानी है इन इंडियन वर्कर्स को, तो ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट में एक इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है, एंड द इशू इज अबाउट कि क्या वैक्सीन कंपलसरी कर देना चाहिए, कोविड-19 वैक्सीन कंपलसरी कर देना चाहिए सब लोगों को। इस चीज को लेकर तमिलनाडु ने फेवर किया है, तमिलनाडु ने सपोर्ट किया है कि हाँ, वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए सब लोगों को, ये चीज बोली गई। सो जल शक्ति मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, एंड स्टेटमेंट सेज कि उन्होंने खुद बोला है कि जो गंगा है वो क्लीन हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द गंगा क्लीन हो चुकी है, एंड दैट क्लीन वाटर इज इनफ फॉर बेदिंग एंड केपेबल ऑफ सपोर्टिंग रिवर इकोसिस्टम। ये चीज बोली है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने खुद बोला। क्लीन गंगा मिशन 2014 से चल रहा है, और 2014 से अभी तक सिर्फ इतना ही हो पाया कि गंगा जो है बेदिंग के लिए सही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है अभी। मूविंग फर्दर, सो आयुष मिनिस्टर, जो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, उनका खुद कहना है कि आयुष मिनिस्ट्री ने अराउंड 60,000 फार्मर्स की हेल्प करी है टू कल्टीवेट दी 84 हर्ब्स, जो कि आयुर्वेदा और यूनानी में यूज किए जाएंगे। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, वो वेट कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रपोजल रखा है रशिया के सामने कि हम रशिया के साथ बात करने को तैयार हैं, बट रशिया का कोई अभी भी स्टैंड नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया अबाउट द प्रपोजल गिवन बाय द यूक्रेन। मूविंग फर्दर, सो बीजिंग ने, चाइना ने डिफेंड किया है कि साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं उनमें हम लोग जो मिलिटराइजेशन कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो हमारे मैरीटाइम टेरिटरी में आता है, वो हमारी टेरिटरी है,
तो हम वहां पर मिलिटराइजेशन कर सकते हैं उन आइलैंड्स पर। देखो, अगर बीजिंग ने साउथ चाइना सी, ओके, अगर साउथ चाइना सी ये है, अगर साउथ चाइना सी में ऐसे बहुत सारे पैचेस ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे पैचेस ऑफ आइलैंड्स हैं, क्योंकि अगर बात देखो, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, दीज नेशंस आर दी आइलैंड नेशंस आर मेड अप ऑफ मेनी आइलैंड्स। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और होता क्या है कि चाइना यहाँ पर है, चाइना बोलता है कि बिकॉज ऑफ दी मैरीटाइम टेरिटरी ये आइलैंड्स हमारे कंट्रोल में आते हैं। और इस साउथ चाइना सी पर अगर इधर मिलिटराइजेशन किया गया बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, तो साउथ चाइना सी पे एक तरीके से पूरा डोमिनेंस हो जाएगा चाइना का। इसी चीज को लेकर क्वाड बना था, क्वाड बना है, इस चीज को लेकर क्वाड बना है ना। और बीजिंग क्या कर रहा है, मिलिटराइजेशन कर रहा है इन आइलैंड्स पर, और बीजिंग ने सपोर्ट किया। बीजिंग ने बोला कि देखो, मिलिटराइजेशन हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेरिटरी है, हम टेरिटरी पे कुछ भी करें, आर्मी बेस बनाए, नेवी बेस बनाए, ये हमारा काम है। लेट्स सी इस पे क्या रिटेलिएशन करते हैं क्वाड ग्रुप। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।